नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 29 सितंबर 2022। देखेंगे आज और कल के मुख्य समाचार। गवर्नमेंट ऐप टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स। पूरे देश में घट रहे ग्राउंड वाटर के लेवल को मद्देनजर रखते हुए एक ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, जल दूत। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपका ज्वाइंटली डेवलप किया गया है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। इस एप्लीकेशन में आपका ग्राउंड वाटर लेवल का डेटा स्टोर रहेगा, उसको एनालाइज करके प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकेंगे। कुछ जो 3 मेजर स्टेट्स हैं जहां पर वाटर लेवल डिप किया है वो है आपका पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये डेटा आपका 2021 का है। वहीं ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां वाटर लेवल राइज हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना। ग्राउंड वाटर लेवल को एनालाइज कौन करता है तो वो CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। CGWB की एनालिसिस की माने तो 33% जगहों पर वाटर लेवल अराउंड 2 मीटर तक गिरा है। इवन बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात करें जैसे न्यू दिल्ली, चेन्नई, गाजियाबाद, विजयवाड़ा, इन सभी जगह में ये लेवल 4 मीटर तक गिर चुका है। ग्राउंड वाटर पर इतना कंसर्न क्यों है? एक्चुअली हम अगर देखें तो भारत का मेजर पोर्शन इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, जो कि पूरे विश्व के ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप देखो तो यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की माने तो इंडिया पूरे विश्व में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है, यानी हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से। एक और रिपोर्ट की माने तो भारत में प्रतिवर्ष 230 बिलियन मीटर क्यूब ग्राउंड वाटर का निकासी किया जाता है। और ये तो कुछ पॉइंट्स अबाउट ग्राउंड वाटर तक थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। सोचकर कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेड केयरफुली। पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज स्पेरिंगली रिस्पॉन्सिवली। यूट्यूब पर से कुछ सेंसिटिव वीडियोस को रिसेंटली रिमूव किया गया है, जैसे कि आपका कश्मीर इश्यूज़ हो गया, अग्निपथ स्कीम्स को लेके था, प्लस जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेके वीडियोस थे जो कि अनरेस्ट कॉज कर सकते थे, मतलब ऐसा सरकार का दावा है हटाने के लिए। गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सच सेंसिटिव वीडियोस को टेक डाउन कर सकती है। हमारा जो IT एक्ट है उसके सेक्शन 69A के तहत गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है। कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास नेट एक्सेस है, तो किसी भी कोने से ईजिली कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है, विच कैन मे कॉज अनरेस्ट इन सोसाइटी। इसलिए एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की माने तो ये प्रावधान सर्वथा उचित है और आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ कुछ अन्य प्रोसीजर्स का पालन करना होगा, जैसे कंटेंट को हटाने से पहले व्यक्ति को नोटिस देना होगा, कुछ सीमित समय सीमा तक फिर नोटिस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही हम एक्शन ले सकते हैं। उनके इशूज़ को भी सुनना होगा। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट सामने आते हैं। पहला कि अगर बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसे कहीं पर रायोट हुआ और उसको बेस बना के कोई हेट स्पीच वायरल हो रहा है, तो जाहिर है उससे दंगे भड़केंगे, तो ऐसे कंटेंट को तो इमरजेंसी प्रोविजंस में ब्लॉक करना होगा। तो इस केस में प्रावधान सर्वथा उचित दिखते हैं। बट जब कोई व्यक्ति सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ प्रश्न उठा रहा होता है तो उसके कंटेंट को हटा देना उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आघात है। तो इसी डिफरेंस को समझकर तब एक बैलेंस बनाकर जवाबदेही के साथ इस्तेमाल करना होगा। यही आपका सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को यह सलाह था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। द नासा स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड कॉलिजन। आपने कल न्यूज़ में या फिर ट्विटर पे, इंस्टा पे ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि एक उपग्रह एस्ट्रॉयड से टकरा गया। एक्चुअली अचानक से टकराया नहीं है, प्री प्लान्ड था। इसका टक्कर जानबूझकर करवाया गया था। एक्चुअली नासा का एक स्पेस मिशन है, कह सकते हैं नासा का पहला प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है, डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसको लॉन्च किया गया था SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। लगभग 10 महीने का यह मिशन था। 24 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था और 26 सितंबर को अपना टारगेट हिट कर दिया इसने। इस सैटेलाइट्स के थ्रू हम करना ये चाह रहे थे कि कोई एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम उसके पाथ को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली एक स्मॉल एस्ट्रॉयड सैटेलाइट है डाइमॉर्फोस, जो कि एक और एस्ट्रॉयड डेडोमॉस इसका चक्कर लगा रहा था। इसी एस्ट्रॉयड को हिट करना था ताकि इसका ट्रैजेक्टरी चेंज हो सके। इस स्पेसक्राफ्ट में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी था ताकि कॉल्यूजन के जो इम्पैक्ट हो उसको आसानी से देखा जा सके और उसको फिर एनालाइज कर सके।
इसको आप ध्यान रख सकते हैं ड्रेको, यानी डेडमस रिकनसेंस एंड एस्ट्रॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। इसका फ्यूचर अगर हम देखें तो एक माइनिंग रोल में भी देख रहे हैं कि भविष्य में क्या हम एस्ट्रॉइड्स का माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स आर फुल ऑफ मिनरल्स, तो क्या उन मिनरल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो इमेजेस मिले हैं एट अ टाइम ऑफ कॉलिजन, उसको डीपली एनालाइज करने के बाद ही नासा के द्वारा कुछ उस पर क्या फाइनल रिजल्ट होगा वो रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें कई सारे नई रिसर्च के दरवाजे भी खुलेंगे। हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। At State Funeral in Tokyo, Modi recalls Abe's vision for a free, open Indo-Pacific. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी का इंतकाल कुछ दिनों पहले ही हुआ था। उन्हीं को समर्पित स्टेट फ्यूनरल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जापान पहुंचे हुए हैं। इस दौरान जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी से मुलाकात भी हुई। शिंजो अबे इतने खास इसलिए भी थे क्योंकि उनके टेन्योर में भारत और जापान के बायलैटरल टर्म्स काफ़ी अच्छे हुए। इवन इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रेंथन करने में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अपने 2 कार्यकाल में शिंजो अबे का 4 बार भारत का दौरा हुआ है। इवन आप देखो तो 2014 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। जापान के किसी पीएम को पहली बार इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। 2007 में जब वे भारत आए थे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्दों से अपने भाषण का शुरुआत किया था। The different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea. Even दारा सिको के कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 सीज को कोट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन वेर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सी ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक रीजन के डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो शिंजो अबे ने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और देखिए पीएम के जापान विजिट से हमारे जापान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि करंट पीएम जो हैं हमारे फूमियो किशिदा, ये उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक थे जब शिंजो अबे जापान के दोनों टर्म में पीएम रहे थे। तो ये पॉइंट्स को आप कहीं पे एज अ रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर बैन्स पीएफआई 8 फ्रंट बॉडीज फॉर 5 years अंडर यूएपीए। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई काफ़ी न्यूज़ में है। जब से एनआईए और ईडी ने रेड करके 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है, तब से पीएफआई सुर्खियों में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। सरकारी जांच एजेंसीज की माने तो पीएफआई का संबंध लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रहा है, प्लस फॉरेन फंडिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है, और रिसेंट हुए रेड के बाद ये बैन लगा है। यूएपीए के अंतर्गत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये आपका 1967 में पास हुआ था। मेन मोटिव क्या है इसका, तो आपका गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम करना, प्लस देश की अखंडता को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना। इसके अंतर्गत आप देखो तो उम्र कैद व मृत्युदंड का भी प्रावधान है। यूएपीए के तहत भारतीय व गैर भारतीय नागरिकों दोनों पर ही ये कार्यवाही हो सकती है। इवन अगर आप फॉरेन लैंड पर भी कुछ आप साजिश रच रहे हो और उसमें पकड़ाते हो तो भी ये प्रावधान वहाँ पर लागू होगा। यह एक्ट एनआईए के डीजी यानी जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको ये अधिकार देता है कि जो अभियुक्त हैं उनके प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सके। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी यूएपीए के बारे में। आपको करना क्या है कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है आप यूएपीए के बारे में उसके प्रावधानों पर एक बार जाके रिसर्च खुद से भी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 2 न्यूज़ हैं जो कि अपॉइंटमेंट्स पर बेस्ड हैं। आपने देखा ही होगा कि ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि जब से सीडीएस विपिन रावत जी का देहांत हुआ है तब से ये पोस्ट खाली था। अब जाके इस पोस्ट पर ईस्टर्न कमांड के एक्स चीफ अनिल चौहान जी की नियुक्ति हो रही है। मेनली सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम क्या होता है कि तीनों डिफेंस फोर्सेज में सामंजस्य बैठाकर चलना। नए सीडीएस पर एक और जिम्मेदारी होगी कि जो आर्म्ड फोर्सेस के रीऑर्गेनाइजेशन पर काम चल रहा था उसको भी उन्हें ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट पर ही एक और न्यूज़ है, वेंकट रमणी अपॉइंटेड नेक्स्ट एजी सेज लॉ मिनिस्ट्री। हमारे जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं श्री के वेणुगोपाल जी, कल यानी 30 सितंबर को उनका रिटायरमेंट है। काफ़ी उम्र हो चुका है, 91 साल के वो हो चुके हैं। इसी कारण अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए रिटायरमेंट हो रही है। अब हमारे पास नए अटॉर्नी जनरल होंगे सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी। इनके पास लगभग 4 दशकों का एक्सपीरियंस है जो कि डेफिनेटली कोर्ट में सरकार के पक्ष को रखने के लिए काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा। तो ये थे आपके 2 न्यूज़ जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर कल नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।